ऋतिक जी के लिए पहले रास्ता साफ कराऊं, लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में जो ये मानते थे कि जो निर्णय आया है कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं आया है। जो जो विधानसभा में जो वापस बीजेपी आई थी बहुत सारे इलाकों में, अब कई तो वहां पे मुझे ऐसे भी मिले कि खुद उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद वो आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि कुछ जगहों पर कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी, जबकि वो खुद भी वोटर भी रहे। खासकर उनको लखीमपुर खीरी को लेकर बड़ा आश्चर्य था, उन्नाव, हाथरस, जहां पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतंक फैलाया, वहां कैसे जीत गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो यहाँ पर रिस्पांस को लेके मैं हमेशा एक बात जरूर कहता था, जिस तरीके से हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं चाहे विश्व कप हार जाएं लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए तो उनको लगता है कि हमने विश्व कप जीत लिया, लगभग उसी मानसिकता से मैं ये सोचता हूं, अब भी सोचता हूं, और ये बात मैंने कल भी कही थी कि मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल फेस इस यात्रा का जो होगा वो 4 दिनों की उत्तर प्रदेश की यात्रा ही है। और अगर यहां से वो निर्विघ्न रूप से निकल गए, इंपैक्ट छोड़ते हुए निकल गए, तो उसके बाद उनको आगे जाकर किसी तरीके का न तो कोई अवरोध होगा और न ही किसी तरीके से कोई बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी भारतीय राजनीति की जो नफरत की जो धारा है उसका एपिसेंटर अगर कोई है, उसका केंद्र अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी के केंद्र में सबसे सर्वाधिक ज्यादा गर्मी रहती है, वैसे ही हमारी राजनीति की सबसे ज्यादा गर्मी जो है, नफरत की जो गर्मी है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर नफरत को काबू में लाया गया तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा यात्रा का इंपैक्ट जो होगा वो यहीं से शुरू होगा। और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश से निकलेंगे अगले 3-4 120 किलोमीटर की यात्रा के बाद, तो वो काफी काफी इंपैक्टफुल हो जाएगी ये यात्रा। नंबर 2, आज का जो भाषण है ये अनेक तरह से बहुत सारे मायने रखता है। पहली बात तो ये है कि आज प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया जिसमें उन्होंने अदानी और अंबानी का नाम लिया, मुझे अब लगता है कि एक सबसे बड़े निशाने पर उद्योगपति ये दोनों के दोनों जो है कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। और इसने अब ये सोच लिया है कि अब हमारे साथ उद्योगपति चाहे जो करें, इनके खिलाफ बड़ी आवश्यक हो गई है। और तीसरी एक और बात जो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी में भी थी, तो मीडिया को सीधे सीधे इंगित कर रहे हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो प्रियंका गांधी ने बाकायदे हाथ उठाकर कहा और ये जो मीडिया जो है इसको भी खरीद लिया। अब इसको चिंता नहीं है प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को या किसी कांग्रेस को भी कि आप हमारा कवरेज करते हैं या नहीं करते, वो जाने दीजिए। तो ये ताकत जो मिली है कांग्रेस को या इस यात्रा को, वो लोगों की उपस्थिति के कारण मिली है। अब ये जो किसान बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब कांग्रेस को अंदर ही अंदर दूसरी तरह की लॉबिंग करनी शुरू करनी चाहिए और छात्रों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ना चाहिए। आज मैं सबसे ज्यादा महत्व दे रहा हूं प्रियंका गांधी के भाषण पे, था उनका बहुत छोटा सा, इसी बात उन्होंने कही कि नफरत नहीं रहेगी तो अब रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और लोगों को कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रियंका गांधी पहले भी बोलती आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा उठाया नहीं गया, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार जो है जन सरोकार के मुद्दे पर जो बात कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश से वो दोबारा दे रही हैं तो निश्चित रूप से इसका असर होगा। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जो अयोध्या से जो एक वो आया है पत्र, उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं इस लिहाज से कि अभी तक तो लोग सोच रहे थे कि राम पर जो है हमारा ही कॉपीराइट है, हमारा ही एकाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। लेकिन खुद अयोध्या में रहने वाले लोग जानते हैं कि राम जो है वो तो बहुत बड़े समन्वयक थे। मतलब आप देखिए, अगर उनके प्रशंसकों की लाइन में महात्मा गांधी से लेके नास्तिक राम मनोहर लोहिया भी थे और मकबूल फिदा हुसैन भी थे। मतलब जब राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मकबूल फिदा हुसैन ने, महान चित्रकार ने 37 रामायण पर आधारित चित्र बनाए। तो राम जो है समन्वयक हैं और वो समन्वय का संदेश जो है वो राहुल गांधी लेके जा रहे हैं। ये अयोध्या वालों को भी आज समझ में आ रहा है, ये वही अयोध्या है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। अगर ये संदेश वहां भी गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बड़ा असर इसका करेगा। और अगर ये यात्रा 4 दिनों में, अगले 4 दिनों में कुछ नहीं होता तो आप जानते कि राहुल गांधी जो है वो बाहुबली बनकर निकलेंगे यहां से। राजीव जी जी कहानी छूट गई थी पिछले चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, वो अब आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है।
ये असली बात ये है कि जो लोक संपर्क जो है, लोगों से जो जुड़ाव है, ये एक सतत प्रक्रिया है। और याद कीजिए कि जो राहुल गांधी पर पहले जो आरोप लगते थे कि वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से बहुत सक्रिय है। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों के बारे में कांग्रेस को यह सबक लेना चाहिए कि आपको संपर्क जो है लोगों से लगातार बना के रखना चाहिए। इतने सारे मुद्दे हैं कि आपको सरकार को बिल्कुल घुटनों के बल पर लाना चाहिए। कांग्रेस आज भी एक बहुत बड़ा संगठन है और उसमें एक जबरदस्त ताकत है लोगों को अपनी ओर खींचने की। और ये बात आज जो है राहुल गांधी की ये जो हम पद यात्रा देख रहे हैं, इसमें तो बड़ा साफ नजर आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि जनता से वह कट चुकी है, जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप एक सही मुद्दा लेके जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता निश्चित रूप से आपको हाथों हाथ लेगी। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है, सरकारी उपक्रम बंद हो रहे हैं, और तो और देखिए उत्तर प्रदेश में तो अभी ओबीसी के लिए आरक्षण को भी हटा दिया गया है। चुनाव में जो है वो सबके सब जो है वो जनरल सीट शायद कर दी गई है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। तो ये जो माहौल है आपको अलग अलग लोगों को जोड़ने का, ये तो आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मंच आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप अगर इसका उपयोग सतत लोक संपर्क के लिए नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फिर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपका नाम तो निश्चित रूप से इस मामले में इतिहास में लिख दिया जाएगा कि आपने सबसे बड़ी पद यात्रा निकाली। अब हम अगर ये देखें कि इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं इस पद यात्रा के, घोषित तौर पर, एलानिया तौर पर कहा जा रहा है कि मैं नफरत को खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन एक राजनीतिक दल जब कोई भी यात्रा निकालता है तो उसके बहुत सारे जो उद्देश्य होते हैं, वे चाहे घोषित हो चाहे अघोषित हो या अनायास सामने आ जाए, उसमें और भी हैं। तो अगर हम विचार करें कि क्या इस पद यात्रा का उद्देश्य केवल जाकर लाल चौक पे श्रीनगर के झंडा फहरा देना है? नहीं। क्या यह है कि कांग्रेस रिवाइव हो जाए? नहीं। क्या यह है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए या उनको फोर्सफुली अध्यक्ष बना दिया गया? ये उद्देश्य, मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी पद यात्रा के उद्देश्य इतने क्षुद्र नहीं हो सकते, इतने छोटे नहीं हो सकते। इसका एक बहुत व्यापक उद्देश्य है जो अघोषित है और जो अपने आप निकल के आएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विपक्षी एकता। अगर विपक्षी एकता कायम करने में भी ये यात्रा सफल हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में वो एक बहुत बड़ा जो है वो सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। आज आप देखिए कि संसद जो है वो विपक्ष से खाली है। प्रधानमंत्री को जब मूड होता है चले जाते हैं, जब उनको भाषण देना रहता है चले जाते हैं, चुनाव के पहले से निकल जाते हैं। उसके बाद कोई भी कानून जो है बिना बहस के लागू कर दिए जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि आज आपके पास संसद के अंदर एक मजबूत विपक्ष नहीं है। मजबूत विपक्ष जो होता है वो आधी सरकार ही होता है वो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अब समानांतर अगले जो एक महीना ही बच गया है आपके पास, इतना बड़ा मंच और इतने सारे लोगों को लेकर जो आप चल रहे हैं, आपके पास केवल एक महीना है। इस एक महीने में आपको विपक्षी एकता के लिए बहुत जबरदस्त ढंग से काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। राहुल गांधी नहीं करेंगे, कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, जो बाकी जो फ्री बैठे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ठंड के कारण निकल नहीं रहे हैं, उनको अब चाहिए कि वो चारों तरफ डोजियर भेजें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। और उनको चाहे यात्रा में आने में कुछ लोगों को संकोच हो सकता है, उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाने में आपको क्या दिक्कत है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आप जोड़िए लोगों को और धीरे धीरे जो है विपक्षी एकता की एक तरीके से पूर्व पीठिका तैयार होगी, एक मंच तैयार होगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस यात्रा का सबसे बड़ा जो फायदा जो हो सकता है वो यही होगा कि आप एक अच्छा मजबूत विपक्षी एकता को तैयार कर सके। और उसकी शुरुआत आप देखिए उत्तर प्रदेश से हो गई है। जो अखिलेश और मायावती जो है वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते थे, वो आज आपके साथ हैं। अखिलेश का तो नहीं कर सकते, लेकिन मायावती तो बिल्कुल ही नहीं है। मायावती घबराई हुई है, नोटों के ढेर पे वो बैठी हुई है, तो उनको हमेशा डर लगा रहता है सीबीआई का और मोदी सरकार का और अमित शाह का। लेकिन आज उन्होंने शुभकामना संदेश तो भेजा। ये शुभकामना संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस एकता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सफलता तभी होगी जब इस विपक्षी एकता की बात को आगे बढ़ाएं, अपने साथ राहुल गांधी आगे लेके जाएं। राजीव जी। जी।